हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमित वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आज सब्सक्राइब कर ही दीजिए, क्योंकि आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर आया हूं, हिंदी व्याकरण का। इससे पहले हमने हिंदी व्याकरण में क्या क्या पढ़ा है, वर्ण व्यवस्था हमने देख ली, दोस्तों हमने देख ली, कर ली, कंप्लीट कर ली। उसके बाद हमने उच्चारण स्थान देखे। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था दोस्तों, अल्पप्राण और महाप्राण, अघोष और सघोष। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था दोस्तों, उसके बाद हमने पढ़ा था संधि, संधि विच्छेद, 5 संधि, कौन कौन सी संधि थी। उसके बाद दोस्तों आज जो हमारा महत्वपूर्ण विषय रहने वाला है यह समास है। और आप लोगों को पता है, आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, समास बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। समास से कोई ना कोई प्रश्न उठते हैं, इसलिए आज का वीडियो है शुरू से अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज मैं आप लोगों के लिए ऐसा ट्रिक लेकर आया हूं जिससे हमेशा के लिए जो समास है वो आपके दिमाग में रहने वाले हैं, आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। तो दोस्तों बिना देर किए शुरू करते हैं अपने विषय को। हमारे अपने आज के विषय को क्या है, समास। क्या है दोस्तों, समास है। अब समास होता क्या है, समास बोलते किसको। देखिए दोस्तों, आपने सुना होगा, पहले मैंने बताया था कि संधि में क्या होता है। संधि में वर्णों के जोड़ने और तोड़ने की व्यवस्था होती है। वर्णों को जोड़ने और तोड़ने की व्यवस्था को संधि बोलते हैं। लेकिन यहाँ समास में वैसे ही है, समास में जोड़ने और तोड़ने की व्यवस्था है, लेकिन यहाँ वर्णों की नहीं है, यहाँ शब्दों की है, यहाँ पदों की है। 2 पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। 2 पदों को जोड़ने से जो विकार उत्पन्न होता है या जो परिवर्तन होता है उसको बोलते हैं हम समास। ठीक है, 2 पदों को, पूर्व पद और उत्तर पद, इनको जोड़ने या तोड़ने से जो विकार उत्पन्न होता है या शब्द में जो परिवर्तन आता है उसको समास बोलते हैं। अच्छा ठीक है, हमने परिभाषा कर दी, इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि परीक्षा में हमारे से कहीं भी परिभाषा नहीं पूछी जाती कि समास की परिभाषा क्या है। हमारे को महत्वपूर्ण क्या रह जाता है कि समास में पद कितने पद समास में बताइए। वेरी गुड, कितने हैं पद दोस्तों, 2 पद है। कितने पद है, 2 पद। कौन कौन से, पूर्व पद और दूसरा कौन सा है, उत्तर पद। ये 2 पद है, पूर्व पद और उत्तर पद। और पूर्व पद और उत्तर पद है, ठीक है, मान ली बात। अब इनका काम क्या है समास के अंदर, इनको जानने के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, समास के प्रकारों को देखना पड़ेगा। कितने प्रकार है समास के, देखिए हम लोग देखते हैं कि सर समास में तो 6 प्रकार है, कोई बोले नहीं सर 4 प्रकार है ना। तो किसकी बातों पर भरोसा करें, कितने हैं कितने नहीं है। लेकिन जो मूल रूप से समास के प्रकार दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, वो कितने हैं, 4 समास है। अपने पास लिख लीजिए 4 समास। कौन कौन से है, सबसे पहले आपके पास समास है अव्ययी भाव समास। कौन सा है, अव्ययी भाव समास। दूसरा आपके पास समास है तत्पुरुष समास। दूसरा क्या है, तत्पुरुष समास। तीसरा क्या दोस्तों आपके पास, तीसरा है द्वंद्व समास। चौथा समास हमारे पास है, चौथा समास है दोस्तों बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। अब ये 4 समास हमारे पास है, ये 4 समास है। अब आप लोग बोलोगे नहीं सर द्विगु कहाँ गया, कर्मधारय कहाँ गया। अरे वो भी इधर ही है, उनको भी करेंगे, लेकिन पहले ये 4 तो समझो जो मूल रूप से है ना। उन दोनों को कहीं ना कहीं हम सेट कर देंगे। अब टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर सिर्फ वीडियो देखिए, फोकस रखिए और शुरू से अंत तक देखना, पक्का सबको सब समझ आएगा। सबसे पहले हमारे पास अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास क्या है, किसको बोलते हैं अव्ययभाव, देखिए शब्दों का खेल है। अव्ययी भाव, अव्यय जमा भाव। अव्यय क्या है, भाव तो फीलिंग से चलो समझ गए, भाव तो जहां पर किस प्रकार का भाव आपका, किस प्रकार की फीलिंग है। लेकिन इससे पहले क्या जुड़ा, अव्यय जुड़ा, अव्यय जमा भाव। समास में मान ली बात कि 2 पदों का जोड़ना और तोड़ने का, यहाँ भी 2 पद आ गए, अव्यय और भाव आ गया। अव्यय का मतलब होता है दोस्तों जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अविकारी या अपरिवर्तनीय। ऐसा शब्द जो लिंग वचन क्रिया आदि के आधार पर क्या है, अविकारी हो, अपरिवर्तनीय हो, क्या हो, जिसमें हम लिंग वचन आदि के आधार पर क्या है कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, उनको बोलते हैं अविकारी। किसको बोलते हैं, अविकारी, जो अपरिवर्तनीय हो। क्या होते हैं, अपरिवर्तनीय होते हैं, जिनमें क्या है लिंग वचन क्रिया के आधार पर, लिंग वचन
क्रिया आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ऐसे वर्ण, ऐसे शब्द है ना, ऐसे शब्द जिनमें लिंग वचन क्रिया आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे मैंने बोला लड़का, अब लड़का क्या अव्यय है, लड़का क्या अपरिवर्तनीय है, लड़का क्या क्या है, अविकारी है, बिल्कुल है, अपरिवर्तनीय है नहीं है। क्यों? क्योंकि लड़के का क्या बन रहा है, स्त्रीलिंग बन रही है, लिंग क्या परिवर्तन हो रहा है, लड़के का लड़की बन रहा है, लड़के का लड़के बन रहा है, इसका वचन भी परिवर्तन हो रहा है, इसलिए लड़का क्या है, परिवर्तन, अपरिवर्तनीय नहीं है। इसमें क्या परिवर्तन हो रहा है। हमने यहाँ पर क्या देना है कि अव्ययभाव में समझना है कि जो पूर्व पद रहेगा वो अविकारी रहेगा, ठीक है, या अव्यय रहेगा। देखिए दोस्तों, पूर्व पद मैंने बोला था 2 पद होंगे, यहां 2 पद लिखा है, अविकारी होगा। कैसा होगा? अविकारी होगा। और क्या है, जबकि उसकी प्रधानता होगी। देखो, अविकारी होगा और उसकी प्रधानता भी होगी। और जो दूसरा पद है, दूसरा पद गौण रहेगा। दूसरा पद कैसा रहेगा? गौण रहेगा। सिंपल सी बात है। पहला पद क्या है? अविकारी रहेगा, अव्यय रहेगा और प्रधानता रखेगा। क्या रहेगा? प्रधानता रखेगा, वही प्रधान भी होगा। और दूसरा पद तो गौण रहेगा। दूसरे पद की वैल्यू तब है जब पहला पद उसके साथ जुड़ेगा। जैसे मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, जैसे एक लिख दो सहपाठ, सहपाठी। दूसरा लिख दो यथाशक्ति। तीसरा लिख दो प्रतिदिन। चौथा लिख दो पूर्व रात्रि। मैंने 4 उदाहरण रखी है आपके पास, 4 उदाहरण दिए हैं। अब 4 उदाहरणों को कैसे करें? जैसे सहपाठी, साथ पढ़ने वाला, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, पूर्व रात्रि, रात से पहले। अब यहां पर हम लोगों ने कैसे देखना है कि पूर्व पद उत्तर पद, क्योंकि दोस्तों हर एक इसमें क्या है, 2 पद है, सह जमा पाठी। सह क्या है? ये है अविकारी शब्द। अब हमने पाठी बोल दिया, पाठी, पाठी का हमारे को मतलब क्या है? पाठी पता नहीं सर क्या है, लेकिन जब हमारे को पता चला कि इसका क्योंकि गौण है, ये तो गौण हो गया, पाठी तो गौण हो गया, इसमें क्या जोड़ा हमने? सह, पूर्व पद जोड़ दिया, सह मतलब कि साथ वाला, साथ वाला। साथ वाला का मतलब क्या है कि साथ वाला, साथ में पढ़ने वाला, है ना। लेकिन अब हमने देखना कि अपरिवर्तनीय है, क्या ये अव्यय है? पूर्व पद है ना, पूर्व पद ये क्या है? सह। क्या सह का वचन होगा? नहीं होगा। सह का स्त्रीलिंग होगा? नहीं होगा। सह का सह ही रहेगा। यहाँ पर क्या है? यह अविकारी है। दूसरे में यथाशक्ति, यथा जमा शक्ति। अब देखो, शक्ति के बाद मैंने बोला जी शक्ति। अब बोले कैसी शक्ति? नहीं जी, मैं तो गलती हो गई बोलने की, शक्ति शक्ति पता नहीं कैसी शक्ति। पर जब इसके साथ पहला पद जुड़ा, इसकी प्रधानता है, मतलब कि यथा, यथा का मतलब होता है अनुसार, किस शक्ति के अनुसार। अच्छा, शक्ति के अनुसार बात कर रहे हैं, यहाँ देखिए शक्ति के अनुसार बात कर रहे हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन आप पहले ये देखिए कि जो हमारा पूर्व पद यथा है, यह अपरिवर्तनीय है, यह अविकारी है, यह अव्यय है, बिल्कुल है। क्योंकि यथा का कभी भी आपका स्त्रीलिंग नहीं होगा, कभी पुल्लिंग नहीं होगा, कभी लिंग के आधार पर परिवर्तन नहीं होगा, कभी वचन के आधार पर परिवर्तन नहीं होगा। तो यह भी एकदम करेक्ट उदाहरण है। उसके बाद अगले बात से प्रतिदिन, प्रतिदिन, प्रति जमा दिन। हाँ जी, दिन। दिन क्या है? द्वितीय पद है, दूसरा पद है, उत्तर पद है, ठीक है। अगर उत्तर पद है, इसका कोई तात्पर्य नहीं, क्योंकि गौण रहता है, इसकी महत्ता कब बढ़ेगी? जब इसके साथ हम पूर्व पद जोड़ेंगे। और पूर्व पद कैसा होगा हमारे पास? अविकारी होगा। अविकारी क्यों है? क्योंकि प्रति ही रहता है, प्रति का कोई स्त्रीलिंग या वचन के आधार पर परिवर्तन नहीं होता। इसी के बाद दोस्तों पूर्व रात्रि। पूर्व क्या है? अपरिवर्तनीय है, जमा रात्रि।
रात, है ना। पूर्व क्या है अपने आप में अपरिवर्तनीय, तो इसलिए था ये क्या था हमारा अव्ययभाव समास। आशा कि आपको समझ आ रहा होगा। इतना ही ध्यान रखना कि पहला पद क्या होगा, अविकारी होगा। द्वितीय पद क्या होगा, गौण होगा। पहला पद प्रधान होगा। पहला समास पहला पद प्रधान रखेगा। जिस जो समास सीक्वेंस में पहला पद का पहला पद क्या रहेगा, प्रधान रहेगा। दूसरे समास में दूसरा पद प्रधान रहेगा, तीसरे में तीसरा। इसी तरह दोस्तों अगला समास हम करते हैं पहले। ओके ठीक है, अब देखते हैं दूसरा समास क्या हमारे पास है, तत्पुरुष समास। दोस्तों अगर आप लोगों ने कार्य नहीं किए तो पक्का कीजिए, कार्य को सीखिए, क्योंकि जो हमारा तत्पुरुष समास है वो कार्य के आधार पर ही चलने वाला। कार्य कितने हमारे पास है, 7। कर्ता 8 कारक है, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध, 1 2 3 4 5 6, अधिकरण 7, संबोधन ये 8। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान से पृथक या अलग होना, संबंध का के की रारेरी अधिकरण में पर हे हरे, है ना। अब इसमें क्या करना दोस्तों, हमारे जो 7 8 कारक है, 8 कारकों में जो पहला और 8वां कारक है ना, उनको डिलीट कर दो, क्योंकि हमारे को इसका काम नहीं है किसके अंदर समास करना, पहला और 8वां। लेकिन जो बाकी 6 बचते हैं इनके आधार पर क्या हमारा तत्पुरुष समास चलेगा। तत्पुरुष समास की डेफिनेशन क्या है, जहां पर पहला पद गौण और दूसरा प्रधान हो। यहां पर सिंपल सी बात है, पहला पद गौण होगा, दूसरा प्रधान होगा। कारकों के आधार पर चलेगा। कार्य कितने हमारे 6 है, कर्म से लेकर अधिकरण तक। अब इसके आधार पर कैसे चलेगा, उदाहरण दे दूं, आप तभी समझेंगे जब मैं उदाहरण दूंगा। ठीक है, यहां पर देखिए मैं अलग अलग इसके उदाहरण दूंगा तत्पुरुष समास के। सबसे पहले लिखो पुस्तकालय। पुस्तकालय क्या दोस्तों, पुस्तक और आलय, है कि नहीं है। पुस्तक और आलय, पुस्तक है पूर्व पद और आलय है उत्तर पद या दूसरा पद, है ना। मतलब कि पुस्तकों के लिए आलय, ठीक है, पुस्तकों के लिए आलय, पुस्तक का आलय, पुस्तकों का घर, ठीक है, पुस्तकों के लिए आलय। अगर पुस्तकों के लिए आलय है तो पुस्तकों के लिए अगर आलय है, पुस्तकों के लिए अगर घर है, तो इसमें कौन सा तत्पुरुष समास आया, कौन सा तत्पुरुष आया, के लिए। कहां लिखा, संप्रदान के लिए। देखो संप्रदान आ गया, एक आ गया, संप्रदान आ गया। दूसरा में लिखा दोस्तों स्वर्ण जटित, है ना, सोने से जड़ा हुआ। यहां पर है स्वर्ण और जटित, दो है आपके पास, स्वर्ण और जटित, सोने से जड़ा हुआ, जिसका मतलब है यहां पर कर्म से, किससे, कर्म से। कर्म क्या है, सोना, कर्म से जड़ा हुआ क्या है, कर्ता ने कर्म को करण से जड़ा हुआ, यहाँ पर है करण से। इसमें कौन सा आएगा दोस्तों, करण तत्पुरुष समास। ठीक है, उसके बाद आपके पास है दोस्तों तीसरा, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। तीसरा उदाहरण आपके पास है राजपुत्र। नहीं, इससे पहले अगर देखते हैं, आपके पास है आपादान से पृथक, आपादान से पृथक धनहीन, ठीक है, धन से हीन। यहाँ पर ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ भी से आ रहा है, यहाँ भी से आ रहा है, जैसा से आ रहा है, लेकिन आपने ध्यान रखना जहां पर आपको विजय की बात हो रही है, अलग होने की बात हो रही है ना, पृथकीकरण की बात हो रही है, वहां पर आएगा अपादान। और जहां पर आपको पृथकीकरण का भाव पैदा नहीं हो रहा है, वहां पर क्या आएगा, आपका आएगा वहां पर कर्म। ठीक है, जो यहाँ पर स्वर्ण जटित है, पर पृथकीकरण का भाव नहीं है, लेकिन नीचे पृथकीकरण का है, मतलब कि धन से हीन दिखाया गया है, तो यहाँ पर क्या है आपका अपादान कारक है। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं वन पतन। चौथा वन पतन। वन पतन क्या है, वन से
पतन दोस्तों, वन से पतन, वन से पतन कर से किस में आ रहा है, करण से। दूसरा आ गया करण का उदाहरण हमारा, करण से मतलब वन से पतन, है ना। उसके बाद आपके पास और कौन सा दोस्तों, और कौन सा बचा हमारे पास, संबंध का कि राजपुरुष, संबंध में बताइए राजपुरुष संबंध, इसमें आएगा राजपुरुष। राजपुरुष में क्या है दोस्तों, राजा का पुरुष, मतलब कि पुरुषत्व की बात कर रहे हैं यहाँ पर, का आ गया, संबंध बता रहे राजा का पुरुषत्व का। उसके बाद बचता दोस्तों हमारे पास पहला कर्म को, कर्म को देखो, कर्म को यहाँ देखो दोस्तों, गुरु दक्षिणा, गुरु दक्षिणा, गुरु को दक्षिणा, समझ गए दोस्तों, यह गुरु को, है ना, कर्म को, गुरु को दक्षिणा। अब ऐसा अधिकरण, अधिकरण देखो दोस्तों सबसे अंत में है जल गमन, जल गमन, जल में गमन करने वाला है, जल पर रहना, जल में गमन करने वाला, है ना। जल में गमन करने वाला मतलब कि मैं पर जिसमें आगा कि जल में रहता है, जल में गमन करने वाला, यह आगा आपका अधिकरण तत्पुरुष समास। दोस्तों आपको मुझे भरोसा है कि तत्पुरुष समास अच्छे से समझ आया होगा। एक बार फिर से देखना, अपने पास नोट रखना। अगला तो दोस्तों ये थे हमारे कौन से दो समास में हमने आज किए, कौन कौन से, अव्ययभाव और तत्पुरुष। तत्पुरुष को हमने 7 कारकों के अकॉर्डिंग किया। अब हम अगला करेंगे दोस्तों द्वंद्व समास, फिर करेंगे बहुब्रीहि, फिर जो हमारे दो समास होते हैं उनको करेंगे अगले लेक्चर पे, आप वीडियो देखना।